तो देखिए आगे देखते हैं हम फैट्स का डाइजेशन हमने अभी देखा है पीछे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए फैट का डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट हुआ है। आपका फैट का डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब आगे देखिए तो फैट का आपका डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे देखिए हेयर इन द डोडेनम फैट्स आर एमुलेटेड बाय द रिमेनिंग प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंड स्टार्च बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब बेसिकली क्या होता है कि जो जिन भी चीज़ों का क्या होगा डाइजेशन हो गया आपका वो तो ठीक है, उसके अलावा फैट्स क्या होता है और भी चीज़ों से डाइजेस्ट होता है। तो फैट यहाँ पे किससे हुआ है, बाइल जूस से। और रिमेनिंग प्रोटीन्स, कौन से रिमेनिंग प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को ये आपका पैप्सिन कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स थोड़ी एक ही थोड़ी होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कुछ। तो जो पैप्सिन आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाता वो दोबारा डाइजेस्ट होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, ट्रिप्सिन, और किसके थ्रू, आपके स्टार्च होगा किसके थ्रू, आपके पैनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये जो स्टार्च है ये किसके थ्रू होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अब देखिए स्टार्च माउथ के अंदर हुआ है, उसके बाद अगर कोई और भी स्टार्च बचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके किसके थ्रू होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको सबको ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए एक ये नोट करने वाली बात ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये एल्कलाइन होता है और बाइकार्बोनेटिक आयन। तो ये बाइकार्बोनेटिक आयन उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको एल्कलाइन ध्यान रखना है मेन, ठीक है। एल्कलाइन ध्यान रखना है कि एल्कलाइन नेचर होता है, आपको मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया माउथ के अंदर किसका होगा, ईसोफेगस क्या करेगा, केवल फूड को ले जाने का काम करेगा। उसके बाद स्टमक के अंदर किसका होगा, स्टमक के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा तो उसके अंदर किसका होगा। अब तक हम यहाँ तक देख चुके हैं। माउथ के अंदर हो गया आपका स्टार्च का, स्टमक के अंदर हो गया आपका प्रोटीन्स का, और किसका हो गया, लिपिड्स का। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका किसका हुआ है, फैट्स का डाइजेशन हुआ है। उसके अलावा किसका हुआ है, जो रिमेनिंग प्रोटीन्स है उनका हुआ है, और प्लस जो रिमेनिंग स्टार्च है उनका हुआ है। और कौन कौन करता है, तो स्टार्च को ऊपर करता है सलाइवा, मतलब आपके सलाइवरी एमाइलेज। पैप्सिन को करेगा आपके कौन, प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन को कौन करेगा, आपके पैप्सिन करेगा कन्वर्ट, डाइजेस्ट करेगा। लिपिड्स को आपके गैस्ट्रिक जूस करेगा। और यहाँ पर जो आपके प्रोटीन होगा इसको कौन करेगा, फैट्स को, ठीक है। यहाँ पर जो फैट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फैट्स को कौन करेगा, आपका बाइल जूस। और जो प्रोटीन्स रेस्ट होंगे उनको कौन करेगा, आपके रेस्ट प्रोटीन को आपके यहाँ कौन करेगा, आपके बेसिकली बचा हुआ ट्रिप्सिन करेगा आपके। और ये जो आपका स्टार्च बचेगा इस स्टार्च को कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन किसको डाइजेस्ट करेगा और कौन सा हार्मोन किसके थ्रू सीक्रेट हो रहा है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनके बेस पर एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए अब क्या होगा कि जो पार्शियली फूड डाइजेस्ट फूड है वो अब कहाँ जाएगा, इन द इलम। इलम क्या होता है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन मैंने बताया आपको, फर्स्ट पोर्शन आपने देख लिया रेडियम, उसके बाद क्या होता है इलम, ठीक है। तो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जाता है रेडियम के बाद। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक इंटेस्टाइन जूस निकलता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सक्सेस एंट्रियस, ठीक है। इतना नाम ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस खाली आप ये ध्यान रखें कि इलम के अंदर एक इस तरह का जूस सीक्रेट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एट दिस प्लेस डाइजेशन इज कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट, डाइजेशन सिस्टम आ गया आपका, डाइजेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट्स किसके कन्वर्ट हो जाएगा, फैसिड एसिड और ग्लाइकोल, ठीक है। ये सब इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्रॉपर्ली यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका। अब क्या प्रोसेस आएगा, तो इजेक्शन हो गया आपका, जो आपने खाना खाया डाइजेशन हो गया। अब क्या आएगा आपका, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इजेक्शन में आपकी किसने हेल्प करी, आपके करी माउथ ने, बकल कैविटी ने, ईसोफेगस ने। ईसोफेगस की हेल्प किसने करी, आपके, मैंने बताया फाइनेक्स जो हमारे थ्रोट के अंदर होता है, ठीक है। ईसोफेगस में डाइजेशन आपका कहाँ कहाँ हुआ है, माउथ के अंदर हुआ स्टार्च का, और कहाँ पर हुआ, स्टमक में हुआ, और कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अब हम आ गए एब्जॉर्प्शन पे। तो देखिए अब एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं। तो अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स, नाउ दे आर टू बी यूटिलाइज। अब क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या होता है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। और उसके बाद क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब क्या होगा, दे आर टू बी यूटिलाइज, अब ये यूटिलाइजेशन के लिए पूरे रेडी हैं। तो सो दे पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज। ये कहाँ से पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे कैरी करेंगे। तो आगे कैरी किसके थ्रू करेंगे, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, जो ब्लड को लेके चलती हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज क्या होती है, तो ट्यूब्स होती है, पाइप ट्यूब्स होती है बहुत छोटी छोटी, जो ब्लड को लेके चलती है अपने साथ। तो उस ब्लड में मिक्स हो गया करेगा या आगे प्रोसीड करेगा एंड एंटर्स इनटू द ब्लड। और कहाँ एंटर हो जाएंगे, ये ब्लड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि फूड्स को क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं इनिशियल सबसे पहली क्लास में, याद रखिए।
कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता है, फिर वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होता है, उसमें से जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं। अब वो ब्लड क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो जहाँ हमको रिक्वायरमेंट जिस भी चीज़ की होती है वो ब्लड उस चीज़ को वहाँ ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो अब ब्लड में जा चुका है और ब्लड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके हमारे अलग अलग पोर्शंस तक पहुँचाएगा। ठीक है, अच्छा, ब्लड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट लाइन कैपिलरीज आर प्रेजेंट कॉल्ड द लैक्टेल्स। आपको खाली स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, कि ब्लड के अंदर एक लाइन फेस कैपिलरीज होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं किसको, फैट लाइन को। ठीक है, फैट लाइन को कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टेल्स। आगे देखिए, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिनको हम विली बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि हम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर सकें, फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, इसलिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा देती है। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब आया हमारा एसिमिलेशन। क्या आया अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन करता है कि द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब जो आपने फूड लिया है वो ब्लड में मिक्स भी हो गया, अब उसको यूज करना, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। द न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन ब्लड आर कैरिड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे यूटिलाइज। मैंने बताया आपको, अब ब्लड क्या करेगा, इन जितने भी आपने यूजफुल प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं, उसमें से मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, इनको क्या करेगा, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पे पहुंचाएगा और वहां पर क्या करेंगे, हम उनको यूटिलाइज करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, यूटिलाइज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। ठीक है, इसके अंदर दो पोर्शन हम आपको ध्यान रखना है, फॉर बिल्डिंग अप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। अब ये क्या काम करते हैं, आपके नए सेल को बनाएंगे और अगर कोई सेल में कोई खराबी हो गई है तो उस सेल को ठीक भी करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर नए सेल को बनाएंगे और कुछ पुराने सेल्स को रिप्लेस भी करेंगे। ठीक है, और क्या होता है सेकंड पोर्शन, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और क्या देंगे, आपको एनर्जी देंगे। एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, एटीपी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ये एनर्जी की फॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या करेंगे, सेल्स को रिप्लेस करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे और डेड सेल की रिपेयरिंग करेंगे, और क्या करेंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दिस एनर्जी इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब आप ये क्या करेंगे, आप रेस्पिरेशन प्रोसेस करोगे, अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, तब ये आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आपने सेल्स बन गए और आपकी एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हो गई। अब बचता है क्या, एमुलेशन में आ गया, अब क्या बचता है आपका, इजेक्शन। क्या बचता है, इजेक्शन। तो देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो फूड बच गया है, मतलब जो आपके कोई भी मतलब कोई भी हार्मोन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी डाइजेस्टेड चीज़ें थी वो सब डाइजेस्ट हो गई, जो भी काम की चीज़ें थी वो सब कौन ले गया, ब्लड कैपिलरीज। कौन ले गया है, ब्लड कैपिलरीज, और हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ ले गया उनको। और जो अनडाइजेस्टेड बचा, जिनको ब्लड नहीं ले जाएगा, वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव होकर कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ क्या होगा, अब बेसिकली वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग वेस्ट इज एक्सप्लेड आउट और इजेक्टेड थ्रू द एनएस। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपके अब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो और भी रेस्ट वाटर बचा होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम हमारी बॉडी से एक्सप्लेट आउट कर देते हैं, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। ठीक है, एनएच के थ्रू एक्सप्लेट आउट कर सकते हैं, और रेस्ट जो वो बचता है वो वाटर को हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने कल जो हमने लेक्चर में बात किया था उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं। तो हम कल हमने ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज पूरा कंप्लीट ह्यूमन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि किस किस पोर्शन के अंदर किसका डाइजेशन होता है, कौन सा हार्मोन करता है और वो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं अब हम। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट होता है, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन। आगे चलते हैं अब हम, आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है, देखें जितना होता है उतना हम स्टार्ट तो करते हैं एक बार रेस्पिरेशन, जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन, अच्छा रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना, केवल यही रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन होता है क्या है, तो देखिए सम ऑफ द टोटल ऑफ द विचुअल एक्टिविटीज, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अभी हम रेस्पिरेशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको क्या बोलेंगे, बेसिकली मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है बेसिकली क्या होती है, फिजिको केमिकल एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के रेस्पेक्ट में, जो दो तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसेस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है।
रेस्पिरेशन की, ठीक है। अब ये दो तरह से होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नाम ध्यान रखने। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? वही क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस में जाएंगे? सिंथेसाइज होकर स्मॉलर कंपाउंड में जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फोटोसिंथेसिस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इंक्लूड्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेम मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूटते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन, जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है, किसी भी चीज़ को। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करती है, हर किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी थिंग्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आपको पहले वजह समझ में आया कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होती है? दो तरह से होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है बेसिकली प्लांट्स के अंदर, आप मान के चलिए, ठीक है। प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है? हमने देखा था प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। अब नेचुरल सी बात है, फोटोसिंथेसिस करके वो जो वो फूड बनाएंगे, उसी फूड से तो प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स जो फूड बनाएंगे, उसी फूड से क्या होगा? प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट वे में जो प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? फोटोसिंथेसिस से। किससे मिल रही है? फोटोसिंथेसिस से। किससे मिल रही है? फोटोसिंथेसिस से। तो इनडायरेक्टली वे में हम ये बोल सकते हैं क्या कि प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फोटोसिंथेसिस से। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि एनर्जी जो मिलती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म। तो जो फोटोसिंथेसिस से उनको जो एनर्जी मिली उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। सिमिलरली ह्यूमंस के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है रेस्पिरेशन से। किससे मिलती है? रेस्पिरेशन। और उसको क्या बोलते हैं हम? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। और जबकि कैटाबॉलिज्म क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। देखा अभी हमने, अभी प्रीवियस अभी हमने जस्ट पहले देखा है थोड़ी देर पहले, क्या कि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में टूट के और फिर हम यूज करते हैं, तो तभी तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में भी क्या हुआ? हमें एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूट रहे हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो वो प्रोसेस क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी को मिलती है हमें पूरे एनवायरनमेंट में, जिस भी मॉलिक्यूल है या कोई भी आप मानिए ऑर्गन मानिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म मानिए, तो उनको जो एनर्जी मिलती है वो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये दो तरह से होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? जिसमें एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होंगे? सिंथेसाइज होंगे। क्या होंगे? सिंथेसाइज होंगे, जैसे कि प्लांट्स में होते हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। तो वो क्या होगा? रेस्पिरेशन। तो होप अब समझ में आया हो कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के ऊपर। तो देखिए द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड क्या हुआ आपका? ऑक्सीडाइज होगा और रिलीज करेगा किसको? एनर्जी को। इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अच्छा, अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये क्या है? एक्चुअल में कैटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। और कैटाबॉलिज्म क्या है? एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म का पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको अगर आपको अच्छे समझ में आया तो देखिए फिश है, किसका पार्ट है? रिवर का, ठीक है। रिवर किसका पार्ट है? आपके अर्थ का, ठीक है। अर्थ किसका पार्ट है? आपके यूनिवर्स का। तो सिमिलरली यही है आपका कि मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी का बनना, ठीक है। किस किस तरह से बन सकती है? दो तरीके से बन सकती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म में भी क्या होता है? आपके लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटते हैं, ठीक है। तो जिसमें एग्जाम्पल जो ह्यूमंस में होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो इस तरह से एक सब पार्ट्स हैं आपस में, ठीक है। इसलिए ऊपर समझाया मैंने आपको कि ये क्या होता है। तो अब रेस्पिरेशन आपको समझ में आया कि बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स या जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना क्या कहलाएगा? आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है? आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब देखिए कैसे, आपने फूड खाया, डाइजेस्ट हुआ, पूरा डाइजेशन सिस्टम हम देख चुके हैं। अब फूड किसके पास गया है? ब्लड के पास। किसके पास गया है? ब्लड के पास। और ब्लड में क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। ब्लड में क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। अब जो फूड के अंदर, अब जो आपके फूड के अंदर अगर ये फूड है, इस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स है फूड के, ठीक है। मिनरल्स भी हो सकते हैं आपके, फैट्स भी हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो अलग अलग फूड है ये सब किसके साथ मिक्स होंगे? अब ये सारे जो हैं किसके साथ मिक्स होंगे? ऑक्सीजन के साथ मिक्स होंगे और ब्लड में चलेंगे, ठीक है। ब्लड जो है, जैसे कि आपके मैं ब्लड दिखाता हूँ आपके इस तरह से, ये ब्लड होगा आपके यहाँ पर, आपकी कैपिलरीज मतलब पाइप्स होती है जो आपके ब्लड को लेकर चलती हैं। तो इनमें ये और ये दोनों मिक्स होंगे। क्या होंगे?
मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे ये एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। पता है मैंने आपको एनर्जी का बनना क्या कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हो अब रेस्पिरेशन समझ में आया हो, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये समझ में आ गया आपको बेसिकली ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे क्या। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये आपके रेस्पिरेशन, ये किस तरह से प्रोसीड होता है इसको देख लेते हैं हम एक बार। अब देखिए आगे, देखिए अच्छा, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज टेकन, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ये हम आपको पता है, रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगी, फूड से रिएक्ट करेगी, प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट होगा उससे रिएक्ट करेगी, एंड बर्न दैम स्लोली टू रिलीज एनर्जी, और क्या करेगी उनको बर्न करेगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए प्रोटीन वगैरह आप सबको क्या कर सकते हैं डाइजेस्ट कर चुके हैं हम लोग, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के साथ क्या हो रहा है अब ऑक्सीडाइज हो रहा है, बर्न हो रहा है, और वो क्या देगा आपको एनर्जी देगा, वो क्या देगा आपको एनर्जी देगा। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये हमने पहले भी देखा है कि जो ह्यूमंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है एटीपी, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया आपको। एटीपी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है अमीनो ट्राइफॉस्फेट, एमसीक्यूज में भी देखा था हमने इसको। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या करेगी आपके फूड को ऑक्सीडाइज करेगी, बर्न करेगी, और क्या बनाएगी एनर्जी बनाएगी, क्या बनाएगी एनर्जी। ये जो एनर्जी है किस फॉर्म में होगी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होगी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर। आगे चलते हैं, द सेल फॉर फर्दर यूज द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड H2O आर एलिमिनेटेड ऑफ द बॉडी। अब क्या हुआ कि फूड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गई, ठीक है, अब जो बचे क्या, जो भी चीज़ें बचेंगी वो क्या होगी एक तरीके से बाहर निकलेगी, तो क्या मेनली बचती है आपकी, बचती है CO2 और H2O। क्यों, आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं, तो देखिए क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो देखिए एक तो हम वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, एक हम यूरिन वेस्ट करते हैं, और एक चीज़ और वेस्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर से CO2, और इसके अलावा भी यूरिन से हम एक तरीके से आप वाटर को मानिए, वैसे वाटर नहीं होता लेकिन आप मानिए कि वाटर को एक्सक्रीट करते हैं यूरिन से। ठीक है, तो एक तरीके से यूरिन आपने एक्सक्रीट करा, वेस्ट वाटर आप वेस्ट फूड आपने एक्सक्रीट करा, आपने CO2 एक्सक्रीट करी, इसके अलावा भी एक चीज आप एक्सक्रीट करते हैं वो क्या होता है स्वेट। ठीक है, एक तरीके से स्वेट को भी एक्सक्रीट करता है, तो स्वेट भी क्या है एक तरीके से वाटर ही होता है। तो देखिए अब एक्सक्रीशन देखेंगे ना अगर आप, तो देखिए पहला एक्सक्रीशन हमने प्रीवियस में अभी देखा है, पहले क्या फूड को हम NH के थ्रू एक्सक्रीट कर चुके हैं। अब क्या बचता है, जो अनडाइजेस्टेड चीजें बचेगी वो क्या बचेगी CO2 और H2O, क्या बचेगी CO2 और H2O। तो CO2 आपको पता ही है, जैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तब हम CO2 को रिलीज करते हैं, और H2O हम दो तरह से रिलीज करते हैं, एक तो यूरिन से और एक का करते हैं स्वेट से, जो हमारे पसीने आते हैं। ठीक है, तो स्वेट से हम क्या करते हैं H2O को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है, इसके अलावा कोई भी एक्सक्रीट पार्टिकल नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, जो भी वेस्ट होता है इन सबके थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए फूड आया, ठीक है, ये फूड कंप्लीट कहाँ से आया, ये भी हमने पीछे देखा है, सारा जो डाइजेशन का हुआ है तो डाइजेस्टेड फूड आया, यहाँ पर क्या है डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, किससे करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्ट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन में देखा है ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। देखिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना इसके साथ आके, तो ऑक्सीडेशन। तो ये जो फूड है सब जुड़ के क्या बनाएंगे CO2 बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और क्या बनाएंगे एनर्जी। तो एनर्जी तो किस फॉर्म में बनेगी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और उसको हम यूज कर लेंगे, और बाकी रेस्ट जो बचेंगे वो क्या बचेंगे CO2 और H2O, और इनको हम एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर, ये वेस्ट है। ठीक है, तो होप आप समझ में आया हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है और क्या वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हेल्प में, अच्छा इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है क्या, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन तो समझ में आ गया आपको, क्या एनर्जी का बनना, बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो, जब भी एरोबिक बोला जाए ना, एरोबिक वर्ड जहां भी आ जाता है उसका मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक क्या बोले आपको, एन एरोबिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरह से होते हैं। तो देखिए ये आपका एरोबिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम एरोबिक। आगे चलते हैं, दिस प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब आप जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका ब्रीदिंग। ठीक है, और इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का आउट, ठीक है, बाहर निकालना।
ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, ये क्या है ब्रीदिंग प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो आपके अंदर गई है वो फूड के साथ मिक्स होकर CO2 और H2O को एक्सक्रीट करती है और प्लस आपके एनर्जी बनाती है जिसको आप अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और CO2 H2O आप ब्रीदिंग प्रोसेस से CO2 को बाहर छोड़ते हैं और H2O को आप यूरिन के थ्रू और प्लस स्वेट के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो होप रेस्पिरेशन अब कंप्लीट समझ में आया हो क्या है होता है रेस्पिरेशन। एक आपको यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए तो डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। वाइल रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस, सॉरी बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल प्रोसेस विच अलॉन्ग विद ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्यों, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो आपके बॉडी के अंदर हो रही है, पहली बात तो, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है कि फूड किससे मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है, एनर्जी, और क्या बना रहा है, CO2, और क्या बना रहा है, H2O। तो एक तरीके से ये जो फूड ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है ये क्या है, आपका केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो इसलिए ये क्या हो गया कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है हमारा एक तरीके से बायोकेमिकल प्रोसेस, और जबकि ब्रीदिंग क्या है हमारा फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर हम O2 को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है और ATP बना रहे हैं हम, मतलब एनर्जी बना रहे हैं हम, और CO2 और H2O को रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स, ब्रीदिंग के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, लंग्स का, ठीक है, ये आपको पता ही है। सो इट इज एन ऑर्गन सिस्टम, तो ये क्या है, एक तरीके से ऑर्गनल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि बिना लंग्स के आप ब्रीदिंग एक तरीके से आप ब्रीदिंग कर तो लेंगे लेकिन हमारे एयर को क्या करता है, प्योर पंप करता है वो, इसलिए। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑर्गन सिस्टम है, लेवल प्रोसेस है। वाइल रेस्पिरेशन बिसाइड्स बीइंग एट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आल्सो अकर्स एट अ सेलुलर लेवल, ठीक है। अच्छा, जो ब्रीदिंग है वो बेसिकली क्या है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जबकि ब्रीदिंग के अंदर, और जबकि रेस्पिरेशन में आपके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इटसेल्फ डू नॉट रिलीज एनर्जी, ब्रीदिंग अपने आप में कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता, जबकि रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP की फॉर्म में जो स्टोर होती है, ठीक है। ब्रीदिंग तो केवल क्या करता है, O2 का इनटेक और CO2 का आउटटेक, किसकी हेल्प से, लंग्स की हेल्प से। जबकि रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है, किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, और उसको स्टोर करके रखता है। किसकी हेल्प से बनाते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एरोबिक, और ऑक्सीजन की जो एब्सेंस में होगी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक। ध्यान रखनी चीजें, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो पहला है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो कहने का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल पे ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये कंप्लीट एनवायरनमेंट है सराउंडिंग, तो इससे ऑक्सीजन या और भी गैसेस का जो इनटेक और जो जो इनटेक और जो आउटटेक होगा, ये इनटेक हुआ और जो आउटटेक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से इनटेक और आउटटेक यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर क्या यूज करा हमने, टिश्यू सेल, तो नेचुरल सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू होंगे, तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, देखिए क्या है, तो एक्सटर्नल में तो क्या था कि ये ऑर्गेनिज्म बाहर एनवायरनमेंट से ले रहा था। अब इसमें क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी सेल्स हैं, ठीक है, ये और भी सेल हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा कि इन इन टिश्यूज से, ये जो टिश्यू सेल हैं, ये अगर ये एक्सटर्नल जो सर्कुलर ये जो आपके सेल्स हैं इनसे कुछ एक्सचेंज करेंगे ना गैसेस का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल। क्या बोलेंगे, इंटरनल। क्यों, क्योंकि ये आपके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आप बाहर से गैसेस का एक्सचेंज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो आपका एरोबिक, अभी मैंने समझा दिया आपको। एरोबिक का मतलब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आप यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो जब भी व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, जब व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तब क्या बोलेंगे, एनारोबिक। ये भी आप लिख लीजिएगा, एनारोबिक, एरोबिक, ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो जब फूड का डाइजेशन या फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक।
तो होप ये रेस्पिरेशन का जो बेसिक आइडिया है आपको समझ में आया हो कि बेसिकली जो रेस्पिरेशन का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है। आगे हम देखते हैं एक बार, कितना ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ ये डिफरेंसेस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इन डिफरेंसेस को हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।